हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अमेरिका में उन विज्ञापनों को हटाना शुरू कर दिया है जो गर्भपात में सहायक दवाओं की पेशकश कर रहे थे। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अबॉर्शन यानी गर्भपात के अधिकार को मिले संवैधानिक संरक्षण को खत्म कर दिया है। यानी अब अमेरिकी महिलाएं अबॉर्शन के लिए अपने राज्य के कानूनों पर निर्भर होंगी, जिससे महिलाओं की एक बड़ी आबादी के इस अधिकार से वंचित हो जाने का खतरा है। इस फैसले के बाद से ही दुनिया भर में महिलाएं अमेरिकी अदालत के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। विरोध कर रही महिलाओं में से कुछ ने ये ऐलान भी कर दिया है कि जब तक वो खुद गर्भवती नहीं होना चाहती, तब तक वो किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाएंगी। सारांश के आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1971 में अमेरिका के ऐतिहासिक फैसले रो बनाम वेड को क्यों पलटा गया, गर्भपात के अधिकार को लेकर महिलाएं क्यों लड़ रही हैं और भारत में इससे जुड़े कानून क्या कहते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते गर्भपात पर अपने 50 साल पुराने निर्णय को पलट दिया। इसके बाद अब अमेरिका में महिलाओं के लिए अबॉर्शन कराना एक संवैधानिक अधिकार नहीं रहेगा। दरअसल साल 1971 में अदालत ने रो बनाम वेड मामले पर सुनवाई करते हुए एक निर्णय सुनाया। निर्णय में अमेरिका में अबॉर्शन को महिलाओं का अधिकार बनाया गया था, लेकिन ईसाई चरमपंथी राजनीतिक घड़ों के प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में अबॉर्शन कानून को लेकर विवाद फिर से मुखर हो गया है। साथ ही इस फैसले से उठे आक्रोश ने महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार की बहस को दुनिया भर में एक बार फिर से शुरू कर दिया है। ये मामला तब शुरू हुआ जब 1970 में अमेरिका के टेक्सास राज्य में नोर्मा मैकॉर्वी उर्फ जैन रो ने अपने तीसरी बार गर्भवती होने पर गर्भपात की चेष्टा की थी। उस समय वो 22 साल की थी। 16 साल की उम्र में हुए एक प्रताड़ना भरी शादी के बाद उनका तलाक हो चुका था। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था और उस समय आमतौर पर गर्भवती महिला को कोई काम भी नहीं देना चाहता था। इस वक्त उनकी पहली संतान को वो अपनी मां को दे चुकी थी। दूसरी संतान को वो पहले ही अडॉप्शन यानी किसी और को गोद देने के लिए दे चुकी थी। लेकिन टेक्सास राज्य में उस समय गर्भपात कुछ अति विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गैरकानूनी था। इतना ही नहीं, अमेरिका के 50 में से 29 राज्यों में उस समय गर्भपात को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। रो अपनी मांग को लेकर अदालत गई और निचली अदालत में न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि अमेरिकी कानून संरचना में हर राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट होता है और राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट में हर मामले को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। टेक्सास की डेलस काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड इसमें राज्य के पक्ष से मामले को पेश कर रहे थे। राज्य के सुप्रीम कोर्ट से दोनों ही पार्टियों को मनमाफिक निर्णय न मिलने पर दोनों ने ही देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसके बाद 1971 में अमेरिकी महिलाओं को गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण मिला। कोर्ट ने माना कि किसी महिला की गर्भपात करने का अधिकार उसके निजता और अपने शरीर पर मौलिक अधिकार का ही हिस्सा है। निर्णय आने तक रो अपनी तीसरी संतान को जन्म दे चुकी थी, लेकिन ये निर्णय भविष्य में महिलाओं के अधिकार में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अमेरिका और दुनिया के कई देशों में गर्भपात का विरोध इस तर्क से दिया जाता है कि गर्भपात एक इंसान की हत्या है। विरोध करने वाले गर्भ में भ्रूण को एक इंसान के समक्ष बताकर उसे इंसानी हत्या करार देते हैं। इस विरोध के पीछे एक बड़ा कारण धार्मिक रूढ़िवादिता है। अमेरिकी संदर्भ में इसका विरोध हमेशा से कट्टरपंथी ईसाई समूहों द्वारा किया गया है। वहां अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को रिझाने के लिए दक्षिणपंथी राजनेता पिछले 50 वर्षों से इस विरोध को हवा देते रहे हैं। इसकी परिणति के रूप में ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में घोर दक्षिणपंथी न्यायाधीशों की संख्या डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बढ़ गई। 2018 में मिसिसिपी राज्य ने भ्रूण में हृदय गति पाए जाने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया। मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने फैसले में कहा कि अबॉर्शन संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस पर निर्णय लेने का हक जनता के प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। बता दें कि इसके बाद अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाले राज्यों में महिलाओं के लिए गर्भपात करा पाना लगभग असंभव हो जाएगा और कई राज्य इसके खिलाफ कानून ला भी चुके हैं या लाने जा रहे हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि वैज्ञानिक और चिकित्सा विज्ञान में भ्रूण को इंसान नहीं माना जाता। कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी गर्भपात के अधिकार और उसके साधन सुलभता से उपलब्ध कराने का समर्थन करती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गर्भपात का विरोध मध्यमकालीन धार्मिक रूढ़ियों पर आधारित है, जिसका आधुनिक समाज और वैज्ञानिक आधार नहीं है। अबॉर्शन को लेकर ये लड़ाई नई नहीं है।
कुल 26 देशों इराक, पैलेस्टाइन, जमैका, सुरिनाम आदि में अबॉर्शन बिल्कुल बैन है। अलग अलग देशों में सामाजिक स्तर पर यह लड़ाई 20वीं सदी से ही चलती रही है। इसका एक बड़ा कारण बलात्कार और इंसेस्ट रहा है। सामाजिक अवहेलना, शर्म और अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने के लिए बड़ी संख्या में बालिग और नाबालिग महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के साधनों का इस्तेमाल करने को मजबूर होती हैं। इसने अवैध मेडिकल प्रैक्टिस को भी बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं की जान को बड़ा खतरा होता था। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में गर्भपात के अधिकार की मांग को असुरक्षित गर्भपात के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस मामले में भारत कई पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी प्रगतिशील रहा है। भारत की संसद ने 1971 में मेडिकल अबॉर्शन को वैधता दी, जबकि आज भी दुनिया के लगभग 26 देशों में ये पूरी तरह से बैन है। इसमें यूरोपियन यूनियन के 2 देश माल्टा और पोलैंड भी शामिल हैं। पोलैंड में तो गर्भपात के लिए मदद करने वाले डॉक्टर्स को भी कारावास का प्रावधान है। साल 2012 में आयरलैंड में रह रही भारतीय मूल की महिला सविता हलपानवर का मिसकैरेज हो गया। उनकी हालत बिगड़ती रही, लेकिन आयरलैंड के कैथोलिक होने के कारण वहां तब अबॉर्शन पर प्रतिबंध था। सविता की जान खतरे में होने के बावजूद अस्पताल ने अबॉर्शन से मना कर दिया। सविता की इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया के कारण मौत हो गई। इसके विरोध में आयरलैंड की संसद के बाहर खूब धरना प्रदर्शन हुआ। इससे पहले भी 1992 में एक 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात के लिए ब्रिटेन जाने से रोका गया था। बढ़ते विरोध को देखते हुए आयरलैंड में गर्भावस्था की समाप्ति का विनियम विधेयक 2018 पारित हुआ। दुनिया में घोषित रूप से धार्मिक देशों में भी गर्भपात के अधिकार को दशकों से मिलती मान्यता के चलते ही अमेरिका में आए इस फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि कई देशों में इस स्वास्थ्य संबंधी रिफॉर्म और महिला अधिकारों की नींव ही रो बनाम वेड के निर्णय से डाली गई थी। जनवरी 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम में संशोधन किया। इसमें गर्भपात की अवधि को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते किया गया। कानून कहता है कि महिलाओं के अपने रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन अधिकार हैं। जेंडर जस्टिस के नाते अबॉर्शन कराना उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में दुष्कर्म पीड़िता या नाबालिग को, तलाकशुदा महिलाएं, विधवा और दिव्यांग महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार है। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। कानून अधिकार के बावजूद भारत में सभी महिलाओं के लिए अपनी मर्जी से गर्भपात करा पाना सरल नहीं होता। जहां शहरों या पढ़े लिखे वर्ग की महिलाओं के लिए ये सुविधा आसानी से उपलब्ध है, वहीं दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था इस साधारण मेडिकल प्रक्रिया को दुर्गम बना देती है। 1971 में कानून पारित होने के बाद बड़ी संख्या में गर्भपात होते रहे, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर कन्या भ्रूण हत्याओं के लिए भी किया गया। ये गर्भपात खुद एक महिला की मर्जी से ज्यादा परिवार के दबाव में होते रहे। 1994 में संसद ने इसी सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान पर प्रतिबंध लगाया गया। कैनेडियन फिलोसोफर सुजैन शेरविन ने अपने लेख एक नारीवादी नैतिकता लेंस के माध्यम से गर्भपात में लिखा था कि गर्भावस्था के कारण कई महिलाएं बीमार हो जाती हैं, कभी कभी इतनी बीमार हो जाती हैं कि वो नौकरी, करियर और पढ़ाई जारी नहीं रख पाती। ऐसे में कई महिलाओं के पास बच्चा पालने के साधन नहीं होते और वो आर्थिक और शारीरिक जरूरतों के लिए मजबूरन पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। ये महिलाओं के उत्पीड़न का ही एक तरीका है। इसलिए शिक्षा, करियर और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए महिलाओं को उनकी सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन का अधिकार अपने पास रखना चाहिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।